कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 फरवरी 2026। पिछले 2 दिनों में कानूनी दुनिया में काफी कुछ हुआ है। आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की लगभग 20 सबसे महत्वपूर्ण खबरों और फैसलों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन फैसलों का असली मतलब क्या है और ये हमारे कानूनी सिस्टम और समाज पर कैसे असर डालते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे अहम निर्देशों से जिनका असर समाज पर दूर तक जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अदालतें सिर्फ कानूनी दांव-पेच ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी बहुत ध्यान दे रही हैं। बिल्कुल। पहला मामला जो है वो अंजल चकमा की हत्या से जुड़ा है, जिसमें नस्लीय हिंसा का आरोप है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की एक याचिका पर गौर करें। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बड़ा कदम क्यों? इससे क्या ये स्वीकार किया जा रहा है कि ये एक बड़ी समस्या है? ठीक यही बात है। ये स्वीकार करता है कि नस्लीय हिंसा एक व्यवस्थित समस्या है, जिसके लिए एक सिस्टमैटिक समाधान की जरूरत है। और एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संवेदनशीलता पर भी जोर दिया है। ये एक रेप की कोशिश का मामला था, है ना? हाँ, और ये मामला बहुत ही दिलचस्प है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी पर से आरोप हल्के कर दिए थे। मामला क्या था असल में? हाई कोर्ट ने 11 साल की बच्ची के स्तन पकड़ने और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ने को रेप की कोशिश नहीं माना था। क्या? ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पलट दिया। और सिर्फ पलटा नहीं, बल्कि न्यायिक संवेदनशीलता पर विशेषज्ञों से दिशा निर्देश तैयार करने को भी कहा है। तो इसका मतलब है कि अदालतें चाहती हैं कि जज ऐसे मामलों में ज्यादा संवेदनशील हों। बिल्कुल। सिर्फ कानून के शब्दों पर ना जाएं, बल्कि अपराध की गंभीरता को भी समझें। अटते रहेंगे तो इससे देश के विकास में बाधा आएगी। ये तो फ्रीबीज, जो मुफ्त की रेवड़ियों वाली संस्कृति पर एक सीधी टिप्पणी है। एक बहुत गंभीर सवाल है। बिल्कुल। और एक आखिरी मामला इस हिस्से में हरियाणा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिए गए डीलक्स फ्लैटों का आवंटन ही रद्द कर दिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म को लोकतंत्र के लिए अभिशाप बताया। ये तो सरकारी संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए एक बहुत मजबूत संदेश है। बहुत मजबूत संदेश। चलिए अब उन मामलों पर आते हैं जिनमें कुछ जाने माने नाम शामिल हैं। इन पर तो सबकी नजरें टिकी रहती हैं। सबसे पहले लैंड फॉर जॉब्स घोटाला, नौकरी के बदले जमीन वाला मामला। जी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तो आरोप तय होने का मतलब क्या है? क्या अब केस तेजी से चलेगा? इसका मतलब है कि अब उन पर मुकदमा औपचारिक रूप से शुरू होगा। अब गवाही और सबूत पेश किए जाएंगे। अच्छा, और एल्विश यादव से जुड़े स्नेक वेनम केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। हाँ, और कोर्ट ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट लगाने पर कुछ सवाल उठाए। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है ना? हाँ, और वो बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर मशहूर हस्तियों को ऐसे मामलों में छूट मिलती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, कानून की सही व्याख्या भी हो और सेलिब्रिटी की जवाबदेही भी तय हो। बिल्कुल सही। कुछ और मशहूर हस्तियों से जुड़े मामले भी सुर्खियों में रहे। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को एक धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दी है। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने अपने घरेलू हिंसा और रखरखाव के मामलों को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और राहुल गांधी के मामले में भी कुछ हुआ है? हाँ, कर्नाटका हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। तो ये सारे मामले यही दिखाते हैं कि कानूनी प्रक्रिया सभी के लिए समान है। जी, प्रक्रिया से तो सभी को गुजरना होगा। और विजय माल्या के मामले में क्या अपडेट है? विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि उनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है और ब्रिटेन में उन पर यात्रा प्रतिबंध लगे हैं, इसलिए वो भारत लौटने की कोई समय सीमा नहीं बता सकते। तो ये मामला अभी भी लटका हुआ है? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े हैं। यहाँ सोनम वांगचुक का मामला सबसे अहम है। हाँ, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला था। अधिकारियों ने उनकी हिरासत का आधार उनके एक भाषण को बनाया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ? कोर्ट ने इस बात पे हैरानी जताई कि उनका 3 मिनट का भाषण अनुवाद में 7 मिनट का कैसे हो गया।
3 मिनट का भाषण 7 मिनट का, ये कैसे हो सकता है? यही सवाल कोर्ट ने भी पूछा। उन्होंने इसमें दुर्भावना की आशंका जताई है। तो क्या ये किसी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल से हुआ था? आशंका तो यही है, और ये मामला एआई द्वारा किए गए अनुवादों की सटीकता और कानूनी प्रक्रियाओं में उनके इस्तेमाल पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या हम इन पे भरोसा कर सकते हैं? और अगर गलती हो तो जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है। मानवाधिकारों से जुड़ा एक और मामला छत्तीसगढ़ से आया है। जी, वहाँ कुछ गांवों में आदिवासी ईसाइयों के दफन किए गए शवों को कब्र से निकालने के आदेश दिए गए थे। ये तो बहुत ही अमानवीय है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगा दी है। ये फैसला दफनाने के अधिकार को व्यक्ति की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानता है। दिल्ली दंगों और मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों में भी कुछ हलचल हुई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि कोर्ट ने दूसरे सह आरोपी से बराबरी के दावे को खारिज कर दिया। और मणिपुर हिंसा के मामले? उनमें सुप्रीम कोर्ट वहां के हाई कोर्ट द्वारा मुकदमों की निगरानी करवाने पर विचार कर रहा है और जस्टिस गीता मित्तल पैनल की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश भी दिया है। तो मतलब न्यायपालिका इन संघर्ष वाले क्षेत्रों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय है। पूरी तरह से सक्रिय है। अब अपने अंतिम हिस्से में हम उन मामलों पर ध्यान देंगे जो पुलिस, प्रशासन और खुद न्यायपालिका की जवाबदेही तय करते हैं। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत कड़ा रुख देखने को मिला है। क्या हुआ? कोर्ट की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। किस लिए? महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और अदालत को गुमराह करने के लिए। ये पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और दिल्ली सरकार को भी हाई कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा है ना? हाँ, 2 अलग-अलग मामलों में। पहला, DCPSAR यानी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में 3 साल की देरी पर कोर्ट ने सरकार को बहुत फटकार लगाई। 3 साल की देरी? जी। और दूसरा, कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली महिला आयोग पिछले 2 साल से काम क्यों नहीं कर रहा है। ये दिखाता है कि अदालतें सरकारी निष्क्रियता को गंभीरता से ले रही हैं। बिल्कुल, बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। आखिर में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी हैं। हाँ, जैसे अभिनेत्री प्रत्यूषा के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी मां की 24 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की 5 साल की जेल की सजा बहाल कर दी है। 24 साल? न्याय मिलने में बहुत देर हुई, लेकिन आखिर में मिला। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान से हुए स्ट्रोक के लिए एक पूर्व सैनिक को विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया। और पुणे पोस्ट क्रैश मामले में उसमें एक और आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि अदालतें सामाजिक सुधारों और नस्लीय हिंसा जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देश बनाने से लेकर हाई प्रोफाइल मामलों में जवाबदेही तय करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने तक मतलब हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये मामले कानून की बदलती प्रकृति को दर्शाते हैं। एक तरफ AI अनुवाद जैसे तकनीकी मुद्दे हैं तो दूसरी तरफ न्यायिक संवेदनशीलता जैसे मानवीय पहलू। सही बात है। ये मामले सिर्फ व्यक्तिगत केस नहीं है, बल्कि वे उस दिशा को तय कर रहे हैं जिसमें हमारा समाज और कानूनी प्रणाली आगे बढ़ रही है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। कि न्यायपालिका की अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो तकनीक को नियंत्रित करना होगा या मानवीय मूल्यों को बनाए रखना? एक बहुत ही विचार करने वाला सवाल है। क्या हम टेक्नोलॉजी को मानवीय मूल्यों पर हावी होने देंगे या उसका इस्तेमाल मानवीयता को और मजबूत करने के लिए करेंगे? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में खोजना होगा। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।